Right now there is the Constitutional Amendment Bill 24th Amendment Bill, and it is passed from both the houses of the Parliament by majority of total membership and not less than two-third majority of the present and voting, because it is a constitutional amendment. That is why under Article 368 it can only be passed by the majority of total membership and not less than two-third majority of the present and voting. So for that we must have to study the history of the reservation. तो रिजर्वेशन की जब हिस्ट्री पढ़ने की हम बात करते हैं, देन क्लैरिटी आ जाएगी कि रिजर्वेशन कैसे लागू किया जाता है एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम. जैसे देयर वाज द प्रॉब्लम इन द जाट रिजर्वेशन, देयर वाज द प्रॉब्लम इन द पटेल रिजर्वेशन, देयर इज द प्रॉब्लम इन द मराठा रिजर्वेशन. सो व्हाट टाइप ऑफ रिजर्वेशन कैसे लागू होता है अगर, और इसमें जो सबसे पहले जो बड़ी प्रॉब्लम है आज की तारीख में, दैट इज कि अगर जाट रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अगर दूसरे और रिजर्वेशन राज्यों ने प्रयास किए लाइक ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन जो आया, वो रिजर्वेशन स्टक डाउन हो सकता है. तो क्यों नहीं ये जो जनरल रिजर्वेशन है 10% का, वो स्टक डाउन होगा. So for that we must have to study the history. Actually, जो लोग भी कहते हैं there was the reservation in constitution by the original constitution, it is wrong that it was not in the original constitution. There was the reservation in the original constitution for the election in the legislative assembly or in the parliament. तो वहाँ रिप्रेजेंटेशन का पार्लियामेंट और दूसरे जो इलेक्टेड बॉडीज होती हैं, जहाँ रिप्रेजेंटेशन संपूर्ण हो जाए इन कास्टों का या इन जातियों का, उसके लिए हमने रिजर्वेशन के प्रावधान रखे थे. लेकिन ये जो 15(4) और 16(4) है, ये रिजर्वेशन फर्स्ट अमेंडमेंट से आया था. और फर्स्ट अमेंडमेंट से इसलिए आया था बिकॉज देयर वाज द रिजर्वेशन अप्लाइड बाय द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड इट वाज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट विद द साइटेशन चंपकम दुराई राजन. चंपकम दुराई राजन का जजमेंट आया. चंपकम दुराई राजन ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कास्ट मे नॉट बी द ground for the reservation because the constitution is not providing the reservation on the basis of the caste. That is why reservation applied by the Tamil Nadu government on the basis of caste is unconstitutional. जब चंपकम दुराई राजन का ये जजमेंट आ गया, then by the first amendment they applied they inserted a new article 15(4) and 16(4). 15(4) for the educational institutions and 16(4) for the government employment or state employment. 15(4) 16(4) आ गया, अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया रिजर्वेशन. सो व्हेन रिजर्वेशन वाज कॉन्स्टिट्यूशनल, फिर स्टेटों ने भी कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स रही हो या जो उन्होंने संख्या बल देखा हो, व्हाटएवर, तो कुछ राज्यों ने 68% और तमिलनाडु में तो और ज्यादा हो गया. देन फिर चैलेंज हुआ. जजमेंट आया सितंबर 1962 और वो बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट था. एंड द केस वाज बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर. एंड व्हाट हैपेंड इन द बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, एक्चुअली इन केस ऑफ बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, the honorable 5 judges bench headed by Justice Gajendra Gadkar, he was the renowned judge of all time. तो गजेंद्र गडकर ने उसका जजमेंट दिया. 5 जजों की बेंच वो हेड कर रहे थे. He said there only the caste is the ground of reservation in Article 15(4) and 16(4). That is not correct.
So another criteria must also be included in that. And another criteria is what is the economic situation or economic conditions of these caste also. तो इन कास्टों में भी इकोनॉमिकली जो स्ट्रॉन्गर सेक्शन है उस सेक्शन को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए. इसलिए देयर मस्ट बी द टू ग्राउंड्स ऑफ रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 15(4) एंड 16(4), कास्ट प्लस इकोनॉमिक्स. अब कास्ट और इकोनॉमिक दोनों आ गए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर. तो फिर क्या हो गया, बालाजी में ये बात आ गई कि वीकर सेक्शन या दलित और अति दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा. क्यों? क्योंकि पिछड़ा और अति पिछड़ा इकोनॉमिकली पिछड़ा है, अति पिछड़ा. तो उनका ये ग्राउंड होना चाहिए. नाउ इन द सेम जजमेंट they said there must be a cap of 50%. It may not be exceed 50% of the total vacancies. Why they said? The ground of that cap of 50% was in Article 335. And what the Article 335 is saying, I am reading it, the claim of the members of scheduled caste and scheduled tribe shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration. So the word maintenance of efficiency of administration was the ground. They said that if you are applying the reservation for more than 50%, it will affect the efficiency of administration of the country. So there must be a reservation to uplift the persons who are backward. But it does not mean that we have to give a reservation on the cost of the nation. So reservation may not be on the cost of the nation. It is decided by Balaji. तो बालाजी ने ये 50% की कैप आर्टिकल 335 के बेस पर लगा दी. ठीक है. नाउ बालाजी का जजमेंट 1963 में कोड हुआ और मंडल कमीशन उसके बाद 15 वर्ष बाद आ गया. मंडल कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी इंदिरा गांधी सरकार को, बट बीपी सिंह सरकार 1989 में आई. दे अप्लाइड दी और दे एग्जीक्यूटेड द मंडल कमीशन submissions or reports. So in Mandal Commission case, it was also challenged in the Supreme Court by Indira Sahani. The citation was Indira Sahani versus Union of India, and shortly it is known as Mandal Commission case. तो इंदिरा साहनी के केस में अब 5 जजों की बेंच थी, उसके बाद 7 की बैठ चुकी थी, अब 9 जजों की बेंच बैठी. So now this 9 judges bench have 2 basic questions. First question was that the cap of 50% is correct or not. And the second question was there must be a reservation on the basis of caste along with the economic grounds, or caste is the sole ground. So 9 judges bench of the Indira Sahani case said caste is only the sole ground for the reservation, because he is a socially backward, and socially backward can be counted and can be calculated and can be identified only on the basis of caste. So under Article 16(4) and 15(4), the reservation must be provided only on the basis of caste. और 335 की जो कैप थी बालाजी की, वो कैप मेंटेन रखी कोर्ट ने, और कोर्ट ने कहा कि ये ध्यान रखना है कि देश की इफिशियंसी कहीं कम ना हो जाए. अब उसके बाद भारत में जो रेशियो है, हालांकि हमको लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर बार बार कहते थे इंटीग्रेशन का प्रयास करना चाहिए, तोड़ने का प्रयास नहीं. दैट इज वाई जब शब्द इस्तेमाल करने की बात आई शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, तो डॉक्टर साहब ने उसका विरोध कर दिया. एंड ही सेड कि हमें बैकवर्ड क्लास वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब आप शब्द अलग अलग इस्तेमाल करोगे, क्योंकि उस समय बात आई हरिजन, गांधी जी ने हरिजन शब्द दिया था, और हरिजन एक देवदासी प्रथा है साउथ की, वहाँ देवदासियों के बीच में वो हरिजन शब्द इस्तेमाल होता था. तो अब हरिजन शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाल सकते थे, क्योंकि पूरे देश में हरिजन शब्द इक्वली लागू नहीं होता. इसलिए नया शब्द दिया गया था शेड्यूल्ड कास्ट, मतलब
कास्ट इन शेड्यूल, ट्राइब्स इन शेड्यूल एज पर द शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल। तो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में जो कास्टें डाल दी गई वो शेड्यूल कास्ट कहे जाएंगे, जो ट्राइब्स डाल दिए गए वो शेड्यूल्ड ट्राइब डाल दिए जाएंगे। और उनके लिए इन शेड्यूल में कैसे कौन सी कास्टें जाएंगी, इसके लिए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कमीशन बनाया गया कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट कमीशन बना सकता है। तो राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कमीशन बनाएगा, वो अपनी एक क्राइटेरिया तय करेगा। उस क्राइटेरिया में जो जो कास्टें आती होंगी वो कास्टें रिजर्वेशन का लाभ लेंगी उन क्राइटेरियाज में। इसका मतलब हो गया कि अगर 1000 साल पहले जिसको शेड्यूल कास्ट कहा जाता था या जिसको जो भी शब्द इस्तेमाल किया जाता था, वो आज आवश्यक नहीं कि उस कैटेगरी में हो। इफ दे आर अपलिफ्टेड देन द कमीशन कैन रिमूव दिस कास्ट फ्रॉम द शेड्यूल ऑफ द कास्ट। इज इट क्लियर? तो उनको निकाला जा सकता है। इसी कारण आपने देखा होगा कि अक्सर जो राजनीति है, अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में आते हैं तो वो कुछ कास्टें SC ST में डाल देते हैं, OBC में कुछ इंक्लूड कर देते हैं। मायावती आती है तो वो निकाल देती हैं, वो OBC में इसको डाल देती है। तो ये जो झोलम झाल है ना उत्तर प्रदेश में खूब चलता है। कभी वो OBC हो गया तो मालूम पड़ा अगले 5 साल बाद वो SC ST हो गया, फिर सरकार बदल गई तो फिर उसने फिर उसको OBC में डाल दिया। क्यों? क्योंकि देयर इज द कमीशन दैट विल डिसाइड that this is my criteria and in that criteria these and these caste are covered। तो जब हरियाणा में सरकार ने रिजर्वेशन, जाट रिजर्वेशन लागू किया तो जाट रिजर्वेशन किस आधार पर स्ट्रक डाउन हुआ सुप्रीम कोर्ट में? In that reservation, or the Supreme Court said, because there is no recommendation of the commission, OBC commission or SC ST commission, that is why you are not entitled to get the reservation benefit। क्योंकि कमीशन बना हुआ वही तय करेगा कि कौन सी कास्ट शेड्यूल में डाली जाए फॉर द रिजर्वेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दलित हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत पिछड़ा है, वो शेड्यूल में डाल दिए गए, वो ट्राइब्स के शेड्यूल में डाल दिए गए, दैट इज वाई वो होंगे और वो कमीशन तय करेगा। इतनी बात क्लियर हुई? इसलिए जो देश में बहुत सारे रिजर्वेशन गवर्नमेंट अपने तरीके से नोटिफिकेशन जारी करके लाती है, उसको 15(4), 16(4) में जब रिजर्वेशन वो देते हैं तो वो स्टक डाउन हो जाता है, क्योंकि 15(4), 16(4) में आने के लिए भी एक मैकेनिज्म है, वो कमीशन बना हुआ है। जैसे OBC की बात आती थी, उत्तर प्रदेश में OBC में कभी डाल दिया कभी नहीं डाल दिया, तो अभी जो सरकार है उसने OBC कमीशन बना दिया। उस समय वो SC ST कमीशन ही करता था और गवर्नमेंट कर लेती थी। अब उन्होंने OBC कमीशन बना दिया, वो डिसाइड करेंगे कि वो उसमें आते हैं कि नहीं आते हैं। दैट इज अ गुड थिंग। और उसका अपना क्राइटेरिया होगा कि भाई उसके घर में इतना पानी है, इतना बड़ा घर है, इतने पैसे हैं, इतना काम है, इतने लोग हैं, इतनी जमीन है, यही क्राइटेरिया में अगर फंसता है और मेजोरिटी फंसती है उस एक कास्ट की, तो पूरी कास्ट रिजर्वेशन में डाली जा सकती है। वो क्राइटेरिया तय करते हैं आपका, कमीशन अपनी रिकमेंडेशन करता है। कमीशन की रिकमेंडेशन केवल आती है, उस रिकमेंडेशन के बेस पर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको शेड्यूल में डालती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो ये कर नहीं सकते स्टेट। तो स्टेट अपने यहां रिकमेंडेशन करती है कि ये कास्टें हमारे यहां पिछड़ी हैं, इनको शेड्यूल में डाल दिया जाए ताकि ये लाभ ले सके। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर डिसाइड करती है और उसको शेड्यूल में डालती है, नहीं डालती। अब एक और बात कि दिस cap is only for the scheduled caste and scheduled tribe, means this cap is only for the socially backward class of article 15(4) and 16(4), because article 335 is calculating only the social backward class, they're not covering the other economic backward class। तो social backward का मतलब है कि जो जिनके पास एफिशिएंसी कम है उनको मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपलिफ्ट हो जाएं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि देश की एफिशिएंसी कमजोर हो। नाउ अब जो अभी की बहस चल रही है कि नरसिंह राव सरकार के समय पर भी ऐसा एक शेड्यूल, ऐसा एक
पॉलिसी आई थी और नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था। सी, दो चीजों में फर्क हमको करना चाहिए। वन इज दिस, दैट व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेइंग and the notification is as per the constitutional mandate, or notification is going against the constitution, but the government is making a notification on their own basis. तो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट पास करता है और नोटिफिकेशन सरकार करती है। सरकार पार्लियामेंट है, ये ठीक नहीं है, और पार्लियामेंट ने सरकार को चुना टू एग्जीक्यूट द पॉलिसीज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में सभी दल हैं, उनमें से जिसकी मेजोरिटी थी उसने सरकार बना ली, बट द गवर्नमेंट डू नॉट हैविंग द यूनिनमस पावर। उसके लिए अगर आपने राम जबाया का केस पढ़ा होगा, आर्टिकल 72, 73, 74 का, तो राम जबाया कपूर में उन्होंने कहा वॉट एवर द पावर रिमेन्स फ्रॉम द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी इज टू द एग्जीक्यूटिव। जब पार्लियामेंट की पावर और जुडिशरी की पावर से जो पावर बचती है, जो सब्जेक्ट्स बचते हैं, वो एग्जीक्यूटिव के पास है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पार्लियामेंट के पास पावर है वो एग्जीक्यूटिव के पास पावर है, वो गवर्नमेंट के पास पावर है। गवर्नमेंट इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस आर्टिकल 123 का इस्तेमाल कर सकती है, बट अंडर आर्टिकल 123 भी क्या संविधान संशोधन कर सकते हैं? दैट इज ए क्वेश्चन। ठीक है ना? तो संविधान में संशोधन आर्टिकल 123 से आ सकता है कि नहीं आ सकता? क्योंकि पार्लियामेंट की मेजोरिटी से भी पास नहीं होता। पार्लियामेंट की 2/3 मेजोरिटी से पास होने वाली चीज है, पार्लियामेंट के पास भी पावर नहीं कि वो अमेंडमेंट कर सके, तो फिर एग्जीक्यूटिव को पावर कैसे दी जा सकती कि वो अमेंडमेंट कर ले? और अगर वो कर सकता है, जिन मामलों में भी वो अमेंडमेंट कर सकता है, दोज आर सब्जेक्ट टू द स्क्रूटनी बाय द पार्लियामेंट विद इन द 6 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। ठीक है ना? तो अब सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट ने, नरसिंह राव सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के अनुसार था? नो, बिकॉज आर्टिकल 15(4) एंड आर्टिकल 16(4) इज मेकिंग अ ग्राउंड ओनली फॉर द कास्ट। दोज आर मेंशन्ड इन द शेड्यूल। ओके, तो अब वो कास्ट जो शेड्यूल में है वही इसमें आती है, और उसका क्राइटेरिया इंदिरा साहनी कह दिया ओनली जाति है। इसलिए 15(4), 16(4) में व्यवस्था नहीं है, तो आप 15(4), 16(4) की पार का इस्तेमाल करते हुए कैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ला सकते हो रिजर्वेशन? दैट इज व्हाई सुप्रीम कोर्ट सेड, एवरी टाइम सुप्रीम कोर्ट सेड, बिकॉज दिस जनरल पर्सन इज नॉट कवर्ड बाय आर्टिकल 15(4) एंड 16(4), दैट इज व्हाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जाट में कहा कि बिकॉज दिस रिजर्वेशन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द और आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। तो आप उस शेड्यूल में जब पहुंचे ही नहीं तो आप शेड्यूल कास्ट कैसे हो गए? आप जब उस शेड्यूल में पहुंचे ही नहीं तो आप बैकवर्ड क्लास कैसे हो गए? और शेड्यूल में पहुंचाने का पावर तो सरकार के पास है नहीं, वो तो कमीशन रिकमेंड करेगा, तब सरकार उस पर एग्जीक्यूट करती है। इतनी बात क्लियर है? नाउ द सेकंड थिंग, कि नाउ दिस गवर्नमेंट, मुझे लगता है, मैं इस गवर्नमेंट की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन दिस गवर्नमेंट मेक अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फर्स्ट। जैसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 15(4), 16(4) आया था, वैसे ही सरकार ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, अभी लागू नहीं किया। तो गवर्नमेंट मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16, नाउ ऑब्टेन द पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पार्लियामेंट ने उसको पास कर दिया। Now government obtained the power from the Constitution of India. Now they will implement, or they can implement the reservation. अब सवाल आता है वो कैप का। मैं बार बार कहता हूं कि कैप तो केवल आर्टिकल 335 की वजह से दी गई, उसने ग्राउंड भी दिया बालाजी में, 335 मेंशन किया उसने बालाजी में, वो केवल सोशल बैकवर्ड के लिए था, बाकी के लिए नहीं। अब जो रिजर्वेशन, जैसे उत्तर प्रदेश में 33% वीमेंस का रिजर्वेशन है, बिहार में 35% वीमेन रिजर्वेशन है, मोस्टली राज्यों ने जहां जहां भी रिजर्वेशन लागू कर सकते थे उन स्टेटों ने अपने यहां मोर देन 30% रिजर्वेशन लागू कर दिया वीमेंस का। अब वीमेन का रिजर्वेशन अगर 15(4), 16(4) के दायरे से देखोगे
तो इट विल एक्सीड द 50% कैप, तो वो तो 80% पहुंच रहा है, 50%, 49.5% ऑलरेडी है, और 30% इनको भी 35% ले लिया तो 85% होता है। लेकिन these reservations to the women, to the physically challenged persons, to the transgenders or to the players of national और international level, उनको रिजर्वेशन जो दिए गए वो 15-4 या 16-4 के नहीं है। वीमेन का जो रिजर्वेशन है वो 15-3 का है, 16-3 का है, इसलिए 15-4 और 16-4 से वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि उसके पास अपना एक आर्टिकल है, उसके पास अपना एक प्रावधान है। इन द सेम मैनर गवर्नमेंट मेड अ constitutional amendment. Now this general reservation have their own article. They are not intervening or they are not getting the reservation under article 15-4 or 16-4. वो 15-4 16-4 में नहीं आ रहा है, इसलिए वो कास्ट का रिजर्वेशन नहीं है, दैट इज द रिजर्वेशन फॉर द जनरल क्लास। और हमने कहा कि कास्ट का रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं हो सकता। वीमेंस का रिजर्वेशन हो सकता है, फिजिकली चैलेंज पर्सन का हो सकता है, ट्रांसजेंडर्स का हो सकता है, प्लेयर्स का हो सकता है, और जो भी इसमें कवर करना, उसमें ही मुझे लगता है कि एक आर्टिकल बनाकर अब गवर्नमेंट ने एक रिजर्वेशन, जो जिसको हम सवर्ण रिजर्वेशन कह रहे हैं या जिसको जनरल रिजर्वेशन कह रहे हैं, उसको दिया है। तो मुझे लगता है कि ये कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज भी होगा, तो स्ट्रक डाउन ये होने वाला जल्दी है नहीं, क्योंकि इंदिरा साहनी का जजमेंट या जिन जजमेंट की चर्चा हम कर रहे हैं उनमें केयरफुली सोशली बैकवर्ड क्लास वर्ड इस्तेमाल किया, उन्होंने केयरफुली 15-4 16-4 इस्तेमाल किया है, उन्होंने आर्टिकल 335 की कैप इस्तेमाल की है, ठीक है ना। अब ये चैलेंज अगर हो सकता है तो पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर पर हो सकता है, और पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का मतलब हो गया कि अब वी कैन चैलेंज दिस आर्टिकल और दिस 124th अमेंडमेंट बिल बाय केशवानंद भारती, because the Keshavananda Bharati is saying the parliament is entitled under article 368 to amend the full constitution, but they cannot change the basic structure of the constitution. So basic structure of the constitution is the harmonization of the caste with one another, and we have to end the caste. Equality before law article 15-4 में और 15-1, 15-2, 16-1, 16-2 में हमने कहा कि caste, सेक्स, रिलीजन, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। बट सेक्स के आधार पर भेदभाव है कि नहीं? वो भेदभाव नहीं, दैट इज ए अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीमेन्स। फिजिकली हैंडीकैप्ड का भेदभाव है कि नहीं है? बट दैट इज ए अपलिफ्टमेंट ऑफ द फिजिकली चैलेंज और ट्रांसजेंडर्स और अदर पर्सन। तो हम अपलिफ्टमेंट के लिए, इसलिए हमने 15-3 में कहा कि सब कुछ होते हुए भी अगर वीमेंस को रिजर्वेशन दिया जाता है तो वो रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाएगा। 15-4 में हमने कहा सोशली बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन दिया जाता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाएगा। अब जो नए क्लास उन्होंने जोड़े हैं उसमें भी वही उन्होंने कहा कि जो वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया जाएगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा जाएगा। तो जनरल थिंग कि देश में एक प्रकार की व्यवस्था हो, लेकिन जो पिछड़ा है उसको उठाना है। वो पिछड़ा हमने पहले, सबसे पहले वीमेंस को कवर किया, फिर हमने सोशली बैकवर्ड को कवर किया, अब हम थर्ड स्टेज पर इकोनॉमिक बैकवर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड दैट इज अ गुड थिंग आई थिंक, कि भाई जो जो पिछड़ा है उनको अपलिफ्टमेंट करना हमारा काम है। एंड व्हेनेवर वी विल इक्वलाइज द रिजर्वेशन विल बी एंड, क्योंकि रिजर्वेशन का उद्देश्य ये है अपलिफ्टमेंट, रिजर्वेशन का उद्देश्य कहीं शासन करना नहीं है। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट हैज टू ट्राई टू अमेंड आर्टिकल 16-4 एंड 15-4 आल्सो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बालाजी जजमेंट, जो वो कहता है कास्ट प्लस इकोनॉमिक्स ऑफ द बैकवर्ड क्लास। तो बैकवर्ड क्लास में भी आज दो बैकवर्ड बन गए, एक वो जिसके पिताजी आईएएस हो गए, एक पिताजी एक बच्चा जिसके पिताजी क्लर्क हो गए, कहीं पियोन हो गए, कहीं और दूसरे तरह का जॉब मिल गया, वो एक बैकवर्ड। और एक बैकवर्ड वो जो अभी गांव में ही रह रहा है,
जो अभी मलिन बस्ती में रह रहा है और उसके पास अपने खर्चे के लिए, पढ़ने के लिए भी व्यवस्था नहीं। तो अब इन दोनों के बीच में भी लड़ाई है। तो अब ये तो कभी बेनिफिट पा ही नहीं पाएगा ना, जिसको अभी लाभ एक बार नहीं मिला। जिनको लाभ मिल चुका है वो तो एक लेयर बन गई। That is why Balaji judgment said that we must have to see the economics along with the caste. तो कास्ट में भी इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। जो कास्ट में सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग है, they must having a right to get the benefit of the reservation first. और उच्च का रिजर्वेशन उसमें भी कैप, जैसे 27% ओबीसी है तो उसमें कैप लगा देनी चाहिए कि जिनका इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो बीपीएल कैटेगरी में है उनको 15% मिलेगा, बाकी 14% में आएंगे। जो अभी इकोनॉमिक क्राइटेरिया इन्होंने बनाया है जनरल पब्लिक के लिए, वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया मुझे लगता है ओबीसी एससी एसटी में भी बना देना चाहिए, अगर ये कास्ट की पॉलिटिक्स भारत में खत्म करनी है तो। अदरवाइज क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कास्ट पॉलिटिक्स, जिनको रिजर्वेशन 1951 से मिला, उनकी आज तीसरी या चौथी पीढ़ी चल रही है। दे आर रिच एंड मोर रिच एंड नॉट दे आर बैकवर्ड, दे आर एडवांस देन द अदर पर्संस, but still they are getting the benefit of reservation. So the right person is not getting the benefit of reservation right now. उस समय एक कास्ट था, समझ आता था, लेकिन अब 70 वर्ष बाद वो कास्ट खेल केवल ग्राउंड होना, ये जाति हो रही है। तो वो जो 10%, 15%, 20% लोग उस कैटेगरी में पहुंच गए, उनके बच्चे तो अब अपर क्लास हो गए ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस 27% या 12% या 7% में कुछ इंक्रोचमेंट हो, नहीं, ये रिजर्वेशन उतना ही रहना चाहिए, 50% की कैप पूरी होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों में भी जो बैकवर्ड और अति बैकवर्ड और बहुत बैकवर्ड हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ग्राउंड्स, उनके रिजर्वेशन की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए ताकि राइट पर्सन को बेनिफिट मिले। लेट अस सी दैट इट इज चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट, what the Supreme Court having the verdicts. So I did the analysis on the basis of the old judgments, the analysis on the basis of the Constitution.